हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्यूके एजुकेशन में। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 12th की अर्थशास्त्र लेकर आई हूँ, जिसका कि सेकंड चैप्टर के कुछ शॉर्ट आंसर आज हम कवर करेंगे। लास्ट सीरीज में हमने कुछ एमसीक्यूज कवर किए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिनियम का उद्देश्य। अब आपको पता है कि भाई चैप्टर का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता का जो अधिनियम है बनाया है वो उसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो उपभोक्ता अधिनियम का जो उद्देश्य होता है उपभोक्ता की आवश्यकताओं को समझना, उन्हें अपनी सीमित संसाधनों और अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने में सहायता करना। ठीक है, अब देखिए बात हुई है कि पूरा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो है सीमित संसाधन से हमें असीमित आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरी करना। ठीक है, अब उद्देश्य क्या बना है, अधिनियम की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो उपभोक्ता अधिनियम का उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य उपभोक्ता अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ता की आवश्यकताओं को समझना, उपभोक्ता की आवश्यकताएं जो है उनको समझना कि भाई एक्चुअल में उपभोक्ता क्या चाहता है, उसकी क्या आवश्यकता है। ठीक है, और उन्हें अपने सीमित संसाधनों से, इसकी संसाधन तो हमारे पास सीमित है, तो सीमित संसाधनों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना, कि उन्हीं सीमित संसाधनों से उसे अधिक उपयोगिता प्राप्त करने में सहायता करना। ठीक है, तो उपभोक्ता अधिनियम का उद्देश्य है उपभोक्ता की आवश्यकताओं को उन्हें अपने सीमित संसाधनों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करवाने का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उपयोगिता क्या है। अब यहाँ पे उपयोगिता अधिनियम की वहां पे बात हो रही थी, चलिए हम प्रीवियस में जाके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे बात हुई तो उपभोक्ता अधिनियम की, लेकिन अब यहाँ जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वहां पे उपयोगिता की बात हो रही है, यूटिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही थी उपभोक्ता अधिनियम, उपभोक्ता क्या चाहता है, उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है, उपभोक्ता किस प्रकार से वस्तुओं को किस प्रकार से सीमित संसाधनों से अपनी आवश्यकताओं को पूरी करता है उसका। ठीक है, लेकिन अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उपयोगिता, कि उपयोगिता यूटिलिटी का अर्थ किसी वस्तु या सेवा से व्यक्ति की संतुष्टि या लाभ प्राप्त करने की क्षमता। यह एक मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत धारणा है जो एक उपभोक्ता की इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के स्तर को मापती है कि कौन, अब मापने का यहाँ पे शब्द आया, मापती है, स्तर मापती है कि कौन सी जरूरत, कौन सी इच्छा उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे यूटिलिटी की बात हो रही है, उपयोगिता का अर्थ है किसी वस्तु या सेवा की, कोई वस्तु भी हो सकती है और सेवा भी हो सकती है, कि व्यक्ति संतुष्टि या लाभ प्राप्त करने की क्षमता, भाई व्यक्ति उससे संतुष्ट है, उससे लाभ प्राप्त करना चाहता है, उस सेवा से लाभ लेना चाहता है, उस संतुष्टि वस्तु से लाभ लेना चाहता है, संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है ना, सेटिस्फैक्शन उसको जहाँ पे मिलता है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत धारणा, कैसी धारणा है, मनोवैज्ञानिक भी है और व्यक्तिगत धारणा भी है ना, ये राय जो बनी है, जो एक उपभोक्ता की इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के स्तर, कि एक उपभोक्ता की इच्छा और उसकी जरूरत है ना, इच्छा अलग होती है, जरूरत अलग हो, इच्छाएं तो हमारी अनंत है, पर एक्चुअल में हमें जरूरत क्या है, हमें क्या चीज जरूरी है वो तो हमें पूरा करना है, तो उसके स्तर को ये मापती है, उसका पता लगाती है कि क्या है। तो यहाँ पे उपयोगिता की बात हो रही है कि किसी वस्तु या सेवा से व्यक्ति को कितनी संतुष्टि मिल रही है, कितना लाभ प्राप्त करने की क्षमता है। ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, व्यक्तिगत धारणा भी है, और उपभोक्ता की इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के स्तर को मापती है, उसका आकलन करती है। उपयोगिता के कुछ महत्वपूर्ण पहलू है। व्यक्तिपरकता, उपयोगिता व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। एक ही वस्तु विभिन्न व्यक्ति के लिए अलग अलग उपयोगिता प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गर्मी में ठंडा पानी एक व्यक्ति को अधिक संतुष्टि दे सकता है, लेकिन जबकि ठंड के मौसम में इसकी उपयोगिता कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। अब यहाँ पे बात हुई कि उपयोगिता के कुछ महत्वपूर्ण पहलू क्या है, उनको हम देखते हैं कि व्यक्ति परकता, सबसे पहला पॉइंट जो है वो व्यक्ति परकता हेडिंग है जो आपकी उपयोगिता व्यक्ति। अब व्यक्ति पर उपयोगिता निर्भर करती है कि मान लीजिए ठंड के मौसम में मान लीजिए कि ठंडा पानी व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वही ठंडा पानी गर्मी में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार ठंड के मौसम में उससे गर्म पानी की ज्यादा उपयोगिता हो जाती है। ठीक है, कि कौन सी वस्तु किस प्रकार से उसके लिए उपयोगी है, ठीक है, कब उसकी जरूरत है। जैसे मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर जाएंगे, लद्दाख जाएंगे, तो वहां पे आपको
भाई हीटर की भी जरूरत है ज्यादा, वहां पे आपको ब्लैंकेट स्वेटर ऑल टाइम वहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा मौसम नहीं रहता है कि हमें ठंड के टाइम पे गर्म कपड़ों की जरूरत होती है, गर्म पानी की जरूरत होती है, और गर्मी के समय पे ठंड पानी की जरूरत है। तो वस्तु की उपयोगिता कब, कहाँ पे और कैसे होती है वो चीज, तो यहाँ पे व्यक्ति पर निर्भर करता है कि व्यक्ति को कौन सी वस्तु कब उपयोगी है। अब ठंडी में आपके लिए हीटर उपयोगी हो सकता है, स्वेटर उपयोगी हो सकता है, ब्लैंकेट उपयोगी हो सकता है, गर्म पानी उपयोगी हो सकता है, लेकिन गर्मी में वही चीज आपके लिए उपयोगी नहीं रहेंगी। ठीक है। अब मात्रात्मक की बात हो रही है। उपयोगिता को मापा जाता है। उपयोगिता को किस प्रकार हम माप सकते हैं, है ना, मापना, उसका हम पता किस प्रकार लगा सकते हैं, किस प्रकार उसको माप सकते हैं कि इसे इकाई के रूप में यूटिल्स। ठीक है। अब में व्यक्त किया जाता है उपयोगिता का नियम। प्रारंभिक स्तर पर जैसे जैसे उपभोक्ता की किसी वस्तु का अधिक उपभोग करता है उसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है। ठीक है। हालांकि एक निश्चित स्तर पर उपभोग के साथ साथ उपयोगिता घटने लगती है। इसे घटी उपयोगिता का नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अभी तो आपको आगे भी बहुत देखने को ही मिलेगा मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, जब हम आगे बात करेंगे, पढ़ेंगे। उपयोगिता को मापा जा सकता है और यूटिल्स में व्यक्त किया जा सकता है। उपयोगिता का जो नियम है वो क्या है कि प्रारंभिक स्तर, मतलब शुरुआती स्टार्टिंग जब होती है, जैसे ऐसे उपभोक्ता किसी वस्तु का अधिक उपभोग करता है। ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया कि मान लीजिए कि आपको भूख लगी है, आप एक रोटी से आपकी भूख थोड़ी मिटी, फिर आपने और खाया, फिर आपने और खाया, तो आपने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा वस्तु उसका उपभोग किया। उसके बाद उपयोगिता आपकी क्या हुई, बढ़ गई, है ना, क्योंकि आपको जोरों की भूख लगी, आपको और ज्यादा खाना है, ज्यादा खाना। इसी प्रकार एक निश्चित स्तर पर जाके भाई आपकी भूख अब तो शांत हो गई, है ना, क्योंकि आपने खा लिया, तो अब वहां पे उपयोगिता घटने लगती है। फिर आप क्या करेंगे, कम खाने लगेंगे। लेकिन एक समय जब आप स्टार्टिंग करते हैं, जब आपको अच्छी भूख लगी होती है, तो आपको उस खाने की ज्यादा जरूरत होती है, और उसकी जो उपयोगिता होती है आपके लिए ज्यादा होती है, और उसका आप ज्यादा उपभोग करते हैं, है ना, तो क्या होती है, बढ़ती है। और फिर एक निश्चित स्तर पर जाकर जब आपकी भूख थोड़ा शांत हो जाती है तो वो घटने लगती है। तो इसे घटती उपयोगिता का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, सीमांत उपयोगिता क्या है। अब यहाँ पे बात हो रही है सीमांत। अभी हमने उपभोक्ता जाना, उपयोगिता जाना, अब हम जानेंगे सीमांत उपयोगिता क्या है। सीमांत उपयोगिता उस अतिरिक्त संतोष को दर्शाती है जो उपभोक्ता को एक अतिरिक्त वस्तु या सेवा का उपयोग करने से प्राप्त। एक अतिरिक्त, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अतिरिक्त की बात हो रही है यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा, एक अलग से, जब हम कोई भी एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं, एक अतिरिक्त इकाई खरीदते हैं, जो भी है, तो वो जो है उपभोक्ता की एक अतिरिक्त वस्तु या सेवा का उपभोग करने से जो प्राप्त होता है वही हमारी सीमांत उपयोगिता होती है। ठीक है। मांग का नियम और इसके अपवाद समझाइए। मांग का नियम क्या कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांग का नियम अन्य कारकों को स्थिर मानते हुए, भाई अन्य कारक हमारे क्या रहे, स्थिर है, उनमें कोई बदलाव ना हो, लेकिन किसी वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई वस्तु किसी वस्तु की कीमत जो घट जाएगी, सस्ती हो जाएगी, तो उसकी मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी, लोग उसको ज्यादा खरीदने लगेंगे। लेकिन अगर कोई वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसको लोग क्या करते हैं, कम खरीदते हैं, क्योंकि भाई वो महंगी हो गई है। जैसे मैंने आपको मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया कि टमाटर है, प्याज है, और इनका जब मूल्य बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, उसका हम कम उपयोग करने लगते हैं, उसको कम खरीदते हैं। लेकिन अगर वो सस्ता हो जाता है तो हम उसको ज्यादा उपभोग करने लगते हैं, ज्यादा खरीदने लगते हैं। लेकिन अगर वो चीज महंगी होती है तो उसकी डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। इस प्रकार जस्ट अपोजिट चलते हैं, कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती। अपवाद, गिफेन वस्तु, प्रतिष्ठा वस्तु और कुछ विशेष परिस्थितियों में। मान लीजिए ये कहाँ पे लागू नहीं होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु भाई आपके लिए आवश्यक ही है, उसे हमें खरीदना ही है, भले वो महंगी हो जाए। चाहे मान लीजिए आपके लिए फोन बहुत इंपॉर्टेंट है, भले भाई महंगा है, भले हम अपने बजट के अनुसार सस्ता ही खरीदेंगे, भले ही फोन महंगा है लेकिन हम खरीदेंगे। ऐसी बहुत सी चीजें होती है। मान लीजिए दवाई आपके लिए बहुत जरूरी हो, महंगी होगी तो भी आपको खरीदना पड़ेगा। तो कुछ अपवाद है इसमें। तो गिफेन वस्तु हो गई और प्रतिष्ठा वाली कुछ वस्तु और कुछ विशेष परिस्थितियों में, है ना, कोई आपके सामने ऐसी विशेष परिस्थिति आएगी, भाई भले वस्तु वो महंगी है लेकिन भाई मेरे लिए जरूरी, मुझे कैसे भी करके उसको खरीदना है। तो इस सिचुएशन में बाकी मांग का नियम क्या कहता है कि अन्य कारक स्थिर होते हैं, और उसके बाद किसी वस्तु की अगर कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ती है तो कीमत घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ नंबर, बजट रेखा और उसकी गुणधर्मों का वर्णन करें। तो बजट रेखा क्या है और उसका गुण क्या है, उसमें गुण क्या है, गुणधर्म
की यहाँ पे चर्चा जो हो रही है ना, तो उसके गुणों को हम भी देखेंगे और रेखा है क्या, ये उन संयोजनों को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय वस्तु की कीमत के तहत खरीदता है। अब जो बजट रेखा है वो दो बंडलों का संयोजन है ना। अपने जब बुक में पढ़ा चैप्टर में तो आपने देखा कि जो बंडल की बात होती है हमारे सामने, और आपने देखा कि अर्थशास्त्र में दो ही चीजों को लेकर चलते हैं, दो उदाहरण के साथ दो चीजों का दो एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हमेशा। तो उन संयोजनों को दर्शाती है जिनसे उपभोक्ता अपनी आय और वस्तु की कीमत के तहत खरीदता है कि भाई वस्तु उपभोक्ता अपनी आय, उसकी आय कितनी है और वस्तु की कीमत कितनी है, उसके अनुसार वो उस बंडल को सिलेक्ट करता है। ठीक है, कि उसकी आय कितनी है उसके हिसाब से वो बंडल लेगा जो जितना उसका बजट होगा, और दूसरी वस्तु की कीमत कितनी है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके तहत वो वस्तु की कीमत के तहत खरीदता है। अब गुण क्या इसमें कि नीचे ओर झुकी होती है, हमेशा क्या होती है नीचे की ओर झुकी हुई। अब यहाँ पे वस्तु की 1 इकाई है, वस्तु 2 की इकाइयां। ठीक है, आय 20 रुपए थी तो उसने क्या किया कि कम खरीदा, और जब 40 हुई तो उसने ज्यादा खरीदना। आय में वृद्धि से दाईं ओर खिसकने लगी। ठीक है, आय में जब उसकी वृद्धि हुई तो वो दाईं ओर खिसकती गई। और कीमतों के अनुपात से भी तय होती, कीमत का अनुपात क्या है उससे भी ये जो बजट रेखा है तय होती है कि कीमत का अनुपात क्या है। और नीचे हमेशा क्या होती है नीचे ओर झुकी हुई होती है कि क्योंकि वो उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है कि वस्तु की कीमत कितनी है और प्राइस क्या है। ठीक है, जितना प्राइस है उसके हिसाब से वो वस्तु को खरीदता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, सामान्य और निम्न वस्तुओं का उपभोक्ता व्यवहार का विश्लेषण करेंगे। सामान्य वस्तुएं कौन सी, निम्न वस्तुओं का उपभोक्ता व्यवहार जो है किस प्रकार से उसका व्यवहार रहता है उसका विश्लेषण करना है। सामान्य वस्तु आय बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। अब नॉर्मल जो वस्तुएं है सामान्य वस्तुएं, तो जब हमारी आय बढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं ज्यादा खरीदने लगते हैं तो मांग भी बढ़ जाती है उसकी। अब निम्न वस्तुएं आय बढ़ने पर मांग घटती है। अब देखिए यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं कि सामान्य वस्तुएं, नॉर्मल वस्तुएं जब हमारी आय बढ़ती है तो हम क्या करते हैं उसको ज्यादा खरीदते हैं, उसकी मांग बढ़ जाती है। लेकिन निम्न वस्तुएं जो है तो हमारी आय बढ़ने पर उसकी मांग घट जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी आय बढ़ी है तो हम क्या करेंगे कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी लेने की सोचेंगे और अच्छी सामान खरीदने की सोचेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे जो नीचे जो लोकल वस्तुएं उनको हम अवॉइड करेंगे, हम अच्छी वस्तुओं को खरीदना चाहेंगे क्योंकि भाई हमारी पेमेंट बढ़ गई है। तो जो हम पहले हल्की चीजें लेते थे, सस्ती चीजें लेते थे, उनको ना लेके हम थोड़ी महंगी चीजें लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी आय बढ़ गई है। तो निम्न वस्तुओं के साथ ऐसा होगा कि निम्न वस्तु को हम जब आय बढ़ेगी तो उसकी मांग क्या होती घट जाती। इन वस्तुओं की मांग पर आय, कीमत और उपभोक्ता प्राथमिकताएं प्रभाव डालती है। अब इन वस्तुओं की मांग पर आय और कीमत, भाई आय कितनी है, कीमत करती, उपभोक्ता की प्राथमिकता क्या है। उपभोक्ता की प्राथमिकता मतलब कि उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, कौन सी चीज उसके लिए प्राथमिक है, सबसे पहले वो किस चीज को महत्व देना चाह रहा है, तो ये प्रभाव डालती है। ठीक है, तो ये क्लियर है। फिर उपयोगिता के प्रकार क्या है। अब उपयोगिता के प्रकार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाई, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। टोटल यूटिलिटी, किसी वस्तु के कुल उपभोग से प्राप्त संतोष। भाई कोई वस्तु है उसके कुल उपयोग, संपूर्ण उपयोग से जो हमें संतोष प्राप्त होता है वो हो गया। सेकंड है सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, एक अतिरिक्त इकाई। अब सीमांत शब्द से ही आपको यहाँ पे समझ लेना कि एक अतिरिक्त इकाई, एक एक्स्ट्रा इकाई की बात हो रही है। एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो संतोष प्राप्त होता है। यहाँ पे कुल उपयोगिता में तो क्या है वस्तु की कुल उपभोग से, है ना, संपूर्ण से, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इकाई के उपभोग से जो प्राप्त होता है संतोष, उसकी बात हो रही है। ठीक है, औसत उपयोगिता, एवरेज यूटिलिटी, कुल उपयोगिता को उपभोग की इकाइयों की संख्या से विभाजित करके प्राप्त उपयोगिता। यहाँ पे कुल उपयोगिता हमारी हो गई और जितनी उपभोग की इकाई संख्या है, जितनी उपभोग की गई इकाइयों की संख्या है उससे हम क्या करते विभाजित करते थे, भाग दे देते हैं, तो हमें एवरेज पता चल जाता है, औसत उपयोगिता पता चल जाती है, तो हमारा एवरेज यूटिलिटी हो जाता है कि कुल उपयोगिता कितना है और उपभोग की गई इकाइयों की संख्या कितनी है, उससे हम क्या करते हैं विभाजित कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं। देखिए स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है, वे वस्तुएं जो एक दूसरे का विकल्प बन सकती है जैसे चाय और कॉफी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक, वे वस्तुएं जो एक दूसरे का विकल्प बन जाती है कि हम एक की जगह पर दूसरी चीज का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे चाय और कॉफी का एग्जांपल है कि चाय की जगह हम कॉफी पी सकते हैं, कॉफी की जगह हम चाय पी सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई एक दूसरे की स्थानापन्न हो गई, एक दूसरे का स्थान ये ले सकती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे का स्थान ले सकती हैं। दाल में भी आप देखेंगे कि भाई तुअर की दाल अगर हमको लग रही है कि भाई मैगी है तो हम उसकी जगह पे दूसरी दाल का यूज कर लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप जब एक की जगह पर दूसरी चीज का उपयोग कर सकते हैं वो हो गई स्थानापन्न वस्तुएं। पूरक वस्तुएं,
ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वे वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ उपयोग में आती है, जैसे कार और पेट्रोल। अब तो ये क्या है, एक दूसरे की पूरक है भाई, कार पेट्रोल के बिना तो चल नहीं सकती, इस प्रकार एक दूसरे की क्या हो गई, पूरक हो गई। कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती भाई, आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं हो तो कैसे चलेगा, तो ये क्या पूरक है। अब ये क्या है, स्थानापन्न, जिनका एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग किया जा सके, लेकिन पूरक वस्तुएं जो आप एक के बिना अधूरी हैं वो हो गई पूरक वस्तुएं, एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। अब बाजार वह स्थान है जहां वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछ रहा है कि बाजार क्या है, तो मार्केट क्या है। ठीक है, तो बाजार आप सब जाते हैं, ठीक है, बाजार आपको पता है, आप जाते भी हैं बाजार, तो आप नॉर्मल बाजार से ही समझना है अपने को कि मार्केट एक्चुअल में है क्या, वह स्थान है। अब आप जाते हैं किसी आप निश्चित स्थान पर ही जाते हैं मार्केट करने, शॉपिंग करने जाते हैं, या फिर आजकल आप देख रहे हैं ऑनलाइन भी शॉपिंग हो रही है, कहीं भी आप खरीद रहे हैं सामान, या और मार्केट भी बहुत टाइप से होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। तो वह स्थान जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय मतलब खरीदा और बेचा जाता है। क्रय विक्रय से आशय यहाँ पे खरीदा और बेचा जाता है। ये भौतिक या आभासी हो सकता है, जैसे सब्जी बाजार या ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, सब्जी बाजार होता है, मान लीजिए किसी दिन स्पेशली वो भाई सब्जी का मार्केट है, आज वहाँ सब्जी मिल रही, ऐसा होता है ना, ऐसे मार्केट होते हैं, साप्ताहिक मार्केट होते हैं जहाँ हफ्ते में एक दिन वो मार्केट लगना ही लगना है, स्पेशली वहाँ पे सब लोग सामान ले जाते हैं और बोलते हैं अरे भाई सस्ता भी मिल रहा है, चलो लेकर आते हैं सामान वहीं से। और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी होते हैं भाई, आपको ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं, कुछ भी पसंद है तो आप ऑनलाइन, तो वो भी मार्केट ही कहलाता है। ठीक है, तो बाजार वह स्थान है जहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, जहाँ वस्तु को खरीदा और बेचा जाता है, वही बाजार हो जाता है, वही स्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है बजट। बजट क्या है, ठीक है, तो बजट, यहाँ पे बजट शब्द जो आया है, तो बजट तो आपको पता है और आप अपने थ्रू मतलब समझिए, अपने से रिलेट करिए कि बजट क्या है ना। आप अपने घर से एग्जांपल लेते हैं कि आपने अक्सर सुना होगा बजट नाम, कि आपके घर में भी बजट बनता है कि हमारा बजट नहीं है, हम ये कैसे खरीदें, इस तरह से। ठीक है, तो बजट के यहाँ पे जब बात हो रही तो बजट उपभोक्ता की आय और उसकी विभिन्न वस्तुओं पर होने वाले व्यय का वितरण है। ठीक है, तो बस मतलब उपभोक्ता की आय कितनी है और उन वस्तुओं पर होने वाला व्यय, जो हम वस्तु खरीद रहे हैं, जिन वस्तुओं को हम खरीदना चाह रहे हैं उन पे हम कितना व्यय कर रहे हैं। ठीक है, हमको इस बजट को तैयार करना रहता है भाई। हमारे घर में भी महीने की सैलरी आती है ना, आप सबके घर में आती है भाई, आपको पता है कि आपके पापा मम्मी बजट बनाते हैं कि हमें यहाँ पे खर्च करना है, हमें यहाँ पे देना है, ये चीज़ हम कैसे लें, हमारा बजट नहीं है, तो पूरी उस सैलरी से जैसे जो उनको आय मिलती है उससे वो पूरा बजट तैयार करते हैं कि हमें कौन सी वस्तु खरीदनी है, कौन सी बाद में खरीदनी है, किस पर कहाँ खर्च करना है। तो व्यय कहाँ पे उनको करना है, व्यय मतलब खर्च करना है। इसमें बताया जाता है कि किसी निश्चित आय में उपभोक्ता कितनी वस्तु को खरीद सकता है। मतलब जैसे आप क्या भाई, अभी मैंने बोला ना कि आपके मम्मी पापा बजट बनाते हैं, आपके पापा की सैलरी आई मान लीजिए 40,000, 40,000 महीने की सैलरी आ रही है, महीने की आय उनको मिल रही है। अब उसी सैलरी में से उनको एक बजट तैयार कर, उन्हीं सैलरी में से उनको वस्तुओं को खरीदना पड़ रहा है, उसी सैलरी से, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। 40,000 से उनको अपनी एक निश्चित आय में उपभोक्ता कितनी वस्तु, तो उसी आय से वो कितनी चीजों को खरीद सकते हैं, किस किस चीज पर अपना व्यय कर सकते हैं, कौन सी चीज जरूरी है, किस पर उनको कितना खर्च करना है ना, उनका पूरा एक बजट तैयार होता है। ठीक है, कौन सी चीज जरूरी है, कहाँ पे मुझे खर्च करना है, कहाँ पे नहीं करना है, और सैलरी मेरे पास इतनी ही है ना, फिक्स सैलरी है, इसी में से मुझे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है। और इसलिए बोला गया है कि बजट उपभोक्ता की आय मतलब हमारी आय और उनकी वस्तु पर होने वाला व्यय, और जो वस्तुएं हम खरीद रहे हैं उस पर होने वाला खर्च। यहाँ पे व्यय से मतलब खर्च। वितरण, किस प्रकार से हम अपने बजट को बांटते हैं, किस प्रकार से अपने पैसों का हम वितरण करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमको इसको बांटना है, कौन कौन सी चीजों पर खर्च करना है। इसमें बताया जाता है कि एक निश्चित आय, निश्चित मतलब फिक्स सैलरी है ना आपकी, उपभोक्ता कितनी वस्तुओं को खरीद सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बजट। के बजट उपभोक्ता की आय और उसकी विभिन्न वस्तुओं पर होने वाले व्यय का वितरण है। वितरण मतलब बांटना। इसमें बताया जाता है कि एक निश्चित आय से उपभोक्ता कितनी वस्तुओं को खरीद सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ शॉर्ट आंसर। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो उनको आप कमेंट्स बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और लॉन्ग आंसर भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।